हे गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 6 का जो ज्योग्राफी बुक है उसमें चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 को पढ़ने वाले हैं जो कि हम लोगों का पृथ्वी की गतियाँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं क्लास 6 टू क्लास 12 का आप लोगों को जितना भी बुक है, चाहे वो मतलब क्लास 11-12 का आर्ट्स हो या तो फिर SST हो क्लास 6 टू 8 का, ये सारा का सारा मैं आप लोगों को प्रत्येक बुक को लाइन बाय लाइन समझा के बताऊंगा। पहले मैंने कुछ वीडियोस में मैप पर बात नहीं किया था, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि टेट में हो गया या UPSC में हो गया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो कि है मैप से रिलेटेड है, और इसी के कारण मैप को भी इस बार मैं बताने वाला हूँ और पहले से ज़्यादा डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज, जो कि हम लोगों का ज्योग्राफी और क्लास 6 की। तो कह रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, पहला घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। ठीक है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति किसको कहा जाता है और परिक्रमण गति किसको कहा जाता है, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि कह रहा है कि पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। मतलब मान लेते हैं कि यह है हमारा सूरज और इसके चारों ओर है हमारा पृथ्वी का अक्ष। ठीक है, और ये पृथ्वी है, मान लेते हैं पृथ्वी, तो ये इस प्रकार घूम रही है, इस प्रकार जो घूम रही है इसको कहेंगे हम लोग परिक्रमण गति। लेकिन अपने अक्ष पर ही जो ये घूम रही है तो इसको कहेंगे हम लोग घूर्णन गति। ठीक है ना। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं, जो कि अभी अभी आप लोगों को पता है कि सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो ये परिक्रमा करती है इसको कहा जाता है परिक्रमण गति। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये आप लोगों को पूछा जाता है बहुत बार। क्या पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री के कोण पर बनाती है, या तो फिर कह सकते हैं कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। हाँ, तो आप लोग को लगता होगा कि इस प्रकार कोई अक्ष है पृथ्वी जिस पर चक्कर लगाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, ये एक काल्पनिक रेखा होती है और जिस पर जो कि हम लोग अपने सुविधा के लिए बनाए। ठीक है, ताकि इसका अध्ययन अच्छे से किया जा सकता है। और कहा जा रहा है कि पृथ्वी जो अपने कक्षीय सतह पर जो झुका हुई है या झुकी है, तो वो लगभग 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। वो समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, और जिस पर वो चक्कर लगाती है कह सकते हैं, या तो फिर जो कक्षा है उसको समतलीय कक्षा कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि मान लेते ये पृथ्वी है और ये है मान लेते सूरज। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि यह है सूरज। अब इससे जो रोशनी पड़ेगी तो ये जो सामने वाला भाग है लगभग यहाँ तक, तो यहीं तक क्या होता है कि लगभग दिन होता है, और ये जो पीछे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग में इधर अंधेरा होता है, रात होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब सूरज जिधर रहेगी प्रकाश उधर ही पड़ती है और उधर ही दिन होती है, और उसके पीछे वाला भाग जैसे कि ये सब भाग हो गया, इन सभी भाग में अंधेरा या तो फिर रात कह सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आप लोगों को बताया जा रहा है कि सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में सूर्य से दूर होती है वहाँ रात होती है, जो कि अभी अभी आप लोगों को पता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, जो कि अभी अभी आप लोगों को पता है। ये है बीच वाला भाग, इसको दो भाग में बांट रही है, इसको प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। चलिए चित्र 3.2 को देख रहे हैं, ये आप लोगों का 3.1 और यह है 3.2। आप लोग देख सकते हैं इस भाग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो आप लोगों का भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का दीप्त भाग और ये है अदीप्त भाग। ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी अपने कक्षा पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है, और जब घूमती है, ठीक है,
तो जब घूमती है तो घूर्णन के समय का काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। क्लियर? यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। और यदि दिक्कत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको बता दूंगा। वैसे अभी बस रीडिंग आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें मैं इसके लिए जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैं अभी बना रहा हूँ, और जैसे ही किताब ख़त्म होगी मैं उस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को भी आप लोगों के सामने डिस्कस करूँगा, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम के लिए नोट्स का भी काम करेगा और आप लोगों के पास रह जाएगी। आप लोगों के लिए बहुत सा मतलब हेल्प का काम करेगी ये वाला। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या आप जानते हैं दिया गया है, तो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने कक्ष पर घूर्णन करती है। आर्यभट्ट, आलिया भट्ट नहीं, आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट जो है इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी जो है वो गोल है और अपने अक्ष पर ये अपने अक्ष पर ये घूमती है, ठीक है। आर्यभट्ट जो कि भारतीय एक गणित शास्त्री भी थे, आप लोग कह सकते हैं, या खगोल शास्त्री भी थे। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। कहा जा रहा है कि यदि एक पृथ्वी है, इसके पूरे भाग पर सिर्फ एक ही तरफ दिन होगा तो इधर क्या होगा? इधर सिर्फ और सिर्फ गर्मी होगा, और इधर का भाग जो है इधर रात होगी, जिसके कारण इधर ठंडा पड़ेगी और इधर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिधर धूप पड़ेगी उधर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और जिधर धूप नहीं पड़ेगी उधर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, ठीक है ना। चलिए, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में होती है उसे परिक्रमण गति कहा जाता है। और पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन और 1/4 मतलब लगभग 6 घंटा में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मनाते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हमारे सुविधा के लिए नहीं जोड़ते हैं। और इसी के कारण देखिएगा कि प्रत्येक 4 वर्ष में क्या होता है कि 6 घंटा मिलते मिलते लास्ट में एक 24 घंटा बनाती है, और उस 24 घंटा को हम लोग एक दिन कहते हैं। और इसी के कारण प्रत्येक 4 वर्ष के बाद क्या होती है कि एक लीप वर्ष आती है, जो कि आप लोगों का 365 दिन ना हो करके 366 दिन का होता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाती है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है, और ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है, जो कि अभी अभी आप लोगों को बताएं कि 365 दिन साल में होते हैं, लेकिन 365 दिन की जगह जिस वर्ष 366 दिन होता है उस वर्ष को हम लोग लीप वर्ष के रूप में मनाते हैं। और लीप वर्ष जो होता है प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल में आती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो पृथ्वी में जो ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी, सर्दी, शीत, वसंत जो भी हो, ये सारा का सारा जो होती है इस परिक्रमण गति के कारण ही होता है। जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है, तो इस परिक्रमण गति के कारण ही ऐसा स्थिति उत्पन्न हो पाता है, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि लीप वर्ष, और दूसरा क्वेश्चन है कि आप लोगों का ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण से होता है। तो ये यहाँ पर दिया गया है, आओ कुछ करके सीखिए। वैसे सीखना तो है हम लोगों को, और लेकिन इसमें वो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह नहीं है जिसके कारण आप लोग इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ये वाला जो आप लोग अभी अभी देखिए, ये है 21 जून के दिन पृथ्वी का गोलार्ध क्या है, ये वाला भाग जो गोलार्ध मतलब गोला का आधा भाग जो है ये सूर्य की ओर झुका हुआ है। और इसी के कारण इस दिन क्या होता है, अभी तो आप लोग पढ़े ना, ठीक चलिए बता दे रहा हूँ फिर से मैं। तो सीधी उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की
एक मिनट, हाँ, सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है और ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों को कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और जो कि उत्तर ध्रुव की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों को भागों पर 6 महीने लगातार दिन रहता है। नहीं समझ में आया ना, चलिए समझा दे रहा हूँ। ये है, मान लेते हैं आपका पृथ्वी, हमारा प्यारा पृथ्वी, और इस प्रकार कुछ झुकी हुई है, ठीक है, कह सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ती है। ऊपर वाला भाग जो होता है ये उत्तरी गोलार्ध होता है और नीचे वाला जो होता है ये दक्षिणी होती है, ठीक है, ये दक्षिणी भाग होती है। तो इस समय 21 जून के दिन यहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ती है और इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर 6 महीने का दिन बनती है और यहाँ पर 6 महीने का रात, ठीक है। तो यदि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस दिन कर्क रेखा पर सीधी धूप पड़ती है या सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ती है, तो वो होगा 21 जून को, ठीक। और ये पूछा जाए कि 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहाँ पर होता है, तो आप लोगों को कहना ध्रुवों पर। ये उत्तरी ध्रुव भी होगा और दक्षिणी ध्रुव भी होगा, दोनों जगह पर 6 महीने का रात और 6 महीने का दिन होती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। उसी समय आप लोगों को पता होगा कि विषुववृत्त के समय गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबा रात होती है, ठीक है। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे लंबा रात होती है। हमारे भारत में भी देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि भारत भी एक उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, कह सकते हैं। ध्रुव पर स्थित नहीं है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलो, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे लंबी रात होती है, ये अभी आप लोगों को बताएं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं और इसी को कहा जाता है उत्तरी आयनात, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के लंबे दिनों तक छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है और उस टाइम आप लोगों का ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक है। कहाँ पर, तो ये दक्षिणी गोलार्ध में इस टाइम हो जाएगा। और ये कब पड़ती है, तो 22 दिसंबर को। यदि आप लोगों को ये पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव पर कब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ती है, तो हो जाएगा आप लोगों का 21 जून को, जो कि अभी अभी बताएं। और उसके बाद फिर यदि दक्षिणी ध्रुव पर पूछा जाए तो वो हो जाएगा 22 दिसंबर को, ठीक है ना। और सूर्य की किरणें अभी आप लोगों को ये बता दिए। और इसको क्या कहा जाता है, तो इस अवस्था को कहा जाता है दक्षिणी आयनात, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश जो है आप लोगों का दक्षिणी ध्रुव में बहुत अच्छी तरीके से पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। और इसीलिए आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है उसी से रिलेटेड। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं, पूरे भारत में कह सकते हैं, या तो फिर जितने भी ईसाई धर्म है या उन सभी में मनाया जाता है। चलिए, यहाँ पर भी हम लोगों को कुछ सिखाने का प्रयास किया गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं टॉपिक, तो इसी के कारण इसको स्किप कर रहे हैं। जहाँ भी आप लोगों का कोई टॉपिक है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, मैं उन सभी को आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरा पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। चलिए, अब विषुव को क्लियर कर रहे हैं। विषुव में क्या होता है कि इस दिन ना तो उत्तरी ध्रुव में और ना ही दक्षिण ध्रुव में, दोनों में किसी में सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है और इसी को कहा जाता है विषुव। और इसमें क्या होता है कि दिन और रात जो होता है वो दोनों और बराबर होता है, ठीक है ना। और ये कब कब होता है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को। अब आते हैं हम लोग 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। देखिए, 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होता है, ठीक है ना। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है,
ठीक है ना, इसको याद रखना है। ये 2 जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वैसे ज़रूरी तो सभी है जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो चैप्टर था वो चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। कुछ अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है, साथ ही साथ यदि आप लोग टेट का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। आप लोगों का जो सही चिन्ह करने के लिए बोल रहा है, खाली जगह को भरने के लिए बोल रहा है, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। और यूपीएससी का भी यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को कहीं ऐसा टॉपिक जो आपको लगा कि समझ में नहीं आया तो आप लोग बोलिएगा। जब मैं शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का के लिए वीडियो बनाऊंगा उस टाइम आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।